गया। देखिए शुरू किया जाए भाई आपका। देखिए आज आपका चूंकि पहला क्लास है तो पहले क्लास में आपका मैंने कौन कौन सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन बनता है ये सब ज़्यादा बताया जाता है, मॉडल का ये। और उसी मॉडल के आधार पर आपका आगे बढ़ा जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में आपका छोटा छोटा क्वेश्चन भी बन रहा है और आपका कुछ मैक्सिम भी बन रही हैं। मैक्सिम का अर्थ भी पूछा जा रहा है। फिर आपका बिहार जे में भी पिछली बार कोरिलेट करके भी कुछ चीज़ें पूछी गई, तो आपका कोरिलेशन भी जानना है। एक और इस समय पूछा जा रहा है, आपका कुछ समस्या बना दी जा रही है और उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिर आपका जो सेक्शन है उसमें कुछ प्रिंसिपल समाहित हैं, तो उन सिद्धांतों को भी आजकल पूछा जा रहा है। जैसे कि दो चार हम उदाहरण एविडेंस से लेते हैं, तब आपका दो चार सीआरपीसी से, दो तीन आईपीसी से हम बताएंगे और दो तीन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। जैसे कि एविडेंस में आपका मैंने जो यूपी आयोग ने ये पूछा, एक तो प्रियम्पशन के बारे में, यानी कि उपधारणा के बारे में ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिजम्पशन होता क्या है ये बताइए, प्रिजम्पशन के प्रकार बताइए, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन। फिर आपका लोगों से कंक्लूसिव प्रूफ पूछा गया, निश्चायक सबूत पूछा गया। फिर आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वह आपका दो तीन और नया बना है, और वह ये बना है कि साबित और सबूत में अंतर क्या है, ये नया क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपका ये बनता है इस समय कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का औजार क्या है। ये नया क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। आपका कुछ क्वेश्चन लिखिए, अब तो डिटेल में चलेगा ही। इंस्ट्रूमेंट देखिए, फिर एक बार इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में मिक्स करके आजकल क्वेश्चन बन रहा है, तो सतर्कता ये भी बरतनी है कि अगर इंग्लिश वर्जन में पूछे तो आपका कह सकते हैं कि उसको हिंदी में कन्वर्ट आप न करिए। जैसे कि ये पूछे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एविडेंस किसे कहा जाता है, यानी कि साक्ष्य का औजार या साक्ष्य के माने कह सकते हैं कि टूल बॉक्स किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन नया बन रहा है इस समय, तो आप बताएंगे कि जो फैक्ट हैं, यानी कि जो तथ्य हैं, उसी को साक्ष्य का औजार कहा जाता है, बस एक लाइन में। अब ये ना कहिएगा कि साक्ष्य का औजार का मतलब आप माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब साक्ष्य का औजार। वो तो इंग्लिश पूछ ही रहा है, आपको हिंदी में उसको कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको करना क्या है, उसका अर्थ बताना है। तो ये भाई सतर्क रहना है। एक क्वेश्चन नया बना। जो आजकल नया क्वेश्चन आपका जो बन रहा है वह एविडेंस से कई प्रकार का बनता है, वो तो बताया ही जाएगा, लेकिन दो चार मॉडल बताया जाए। दो चार मॉडल में ये बनता है, एक तो आपका सिद्धांत से बनते हैं क्वेश्चन। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जिन जिन धाराओं में जो जो प्रिंसिपल समाहित हैं उन प्रिंसिपलों को एक जगह एकत्र कर लेना है और एकत्र करके उसका अर्थ जान लेना है। अभी आपका दो चार उदाहरण केवल एक कानून से बताया जा रहे हैं कि किस मॉडल से आपको आगे बढ़ना है इंटरव्यू में। जैसे कि आपका जो नया इस समय क्वेश्चन बन रहा है, चार पांच क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आजकल बन रहा है कि कौन सी धारा सिविल मामलों की बोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ये भी इंटरव्यू में आया था, तो आपका जवाब रहेगा
एविडेंस की धारा 91 लिखते रहिए आप लोग भाई, मैंने कुछ बातें सामान्य लिखते रहिए। कौन सी धारा सिविल मामलों की बोन मानी जाती हैं या रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, बैकबोन? तो आपका जवाब रहेगा, वह आपका जवाब रहेगा 91। एक और सतर्कता इंटरव्यू में बरतनी है कि जितनी चीज़ें पूछी जाएं केवल उतना ही जवाब दीजिए। अगर केवल सेक्शन पूछा गया तो सेक्शन बताइए। अब ये नहीं कि सेक्शन में क्या लिखा गया है ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये भी याद रखना है। और फिर एक बार बता दिया जाए भाई आप लोगों को कि पिछली बार यूपी एपीओ में भी 12-13 लोग मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे थे और सबको बताया जा रहा था लगातार कि आप इंटरव्यू में जब जाइए तो बिल्कुल न डरिए, यानी कि डर भय अपने अंदर से निकाल देना है। जो होगा होगा, हम बिना डर भय के क्वेश्चन का जवाब देंगे। और 2-3 लोग बिना डर भय के गए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया जवाब दिए और हो भी गया। और 2-3 लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी जानकार थे लेकिन वहीं जाकर थोड़ा सकपका गए, यानी कि उनको भय लग गया कि क्या होगा। तो क्या होगा नहीं, जो होगा सो होगा भाई। ये थोड़े हैं कि क्या होगा तो हम डर जाएंगे, डरना नहीं है। एकदम जाकर और आपका शालीनता से और बिना किसी डरे हुए आपको इंटरव्यू बोर्ड में जवाब देना है। देखिए इसके बाद एविडेंस में कुछ नए क्वेश्चन भी आए हैं भाई, पुराने तो सभी लोग जानते हैं। एक नया क्वेश्चन जो इस समय आपका उत्पन्न हुआ है, पूछा जा रहा है, इमेज मिरर। इमेज मिरर किसे कहा जाता है? स्वयं का दर्पण, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। कुछ नए क्वेश्चन भी भाई अचीव कराया जाए। इमेज मिरर, स्वयं का दर्पण। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो अगर ये पूछे कि स्वयं का दर्पण किसे कहा जाता है तो आप बस एक लाइन जवाब दीजिए, एडमिशन को, यानी कि स्वीकृति को। अब स्वीकृति की परिभाषा नहीं बतानी है, उसके आवश्यक तत्व नहीं बताने हैं, बस एक शब्द में जवाब आपका होना चाहिए कि सर स्वीकृति को स्वयं का दर्पण कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अगर फिर पूछे कि एडमिशन होता क्या है, कौन कर सकता है, एडमिशन का इफेक्ट क्या होता है, एडमिशन का काइंड्स क्या होता है एविडेंस में, तब आप आगे बताइए, नहीं तो एक लाइन बता के शांत हो जाइए। अगला जो आपका इस समय जो यूपी आयोग ने एपीओ में पूछा था, पहले ही दिन से आपका लड़कों से पूछना शुरू किया और कुछ किस्सा कहानी भी बना दे रहे हैं, कुछ समस्या भी इस समय बना दे रहे हैं। वह समस्या ये पूछी गई थी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी कि जो आपका महाभारत ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं उससे क्वेश्चन बना था, यानी कि श्री कृष्ण भगवान पर और उन पर आरोप लगा था कि इन्होंने माखन चुरा कर खाया था, लेकिन वह अपना बचाव ले रहे हैं कि मैंने माखन नहीं चुराया, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक तो गायों के पीछे वन में रहता हूँ, तो मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ। अब देखिए इसमें आपका दिमाग ये लगाना है कि सेक्शन ऐड करना है। तो पहला ये रहा कि भाई ऐसी दशा में आपका श्री कृष्ण पर माखन चोरी का आरोप लगा है, माखन चोरी का इल्ज़ाम लगा है, तो पहला आपका आईपीसी से कवर करेंगे। अगर घर के बाहर माखन चोरी किए हैं तो 379, और घर में की नहीं 379, और अगर घर में किए हैं तो
80। तो अब ये देखना है कि अगर घर से माखन चुराए हैं तो माखन घर से ही अमूमन चुराया जाता है। तो आईपीसी की धारा लिख लेना है 380, यानी इसका इल्ज़ाम है। दूसरा जो इसमें आपका महत्वपूर्ण पहलू है वह ये पहलू है कि जब ये इल्ज़ाम लगा तो अभियुक्त अपना डिफेंस ले रहा है, बचाव ले रहा है कि जिस समय हम पर माखन चोरी का इल्ज़ाम लगा है उस समय मैं घटना स्थल से बहुत दूर था, यहाँ उपस्थित नहीं था, अतः मैंने ये अपराध नहीं किया। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि अभियुक्त किस धारा का बचाव ले रहा है एविडेंस के? 11। उसको लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन नया नया बन रहा है, यानी कि हर एक मॉडल से आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी तो आपका सामान्य बातें चल रही हैं आज, यानी कि सेक्शन 11। अब यहाँ फिर अटैक कर सकता है, अटैक ये कर सकता है कि धारा 11 के तहत अभियुक्त ये बचाव ले रहा है कि वह घटना स्थल पर नहीं था, उससे बहुत दूर था, अतः उसके द्वारा उस घटना का किया जाना एक असंगत बात है या पूरी संभावना है कि उसने उस घटना को नहीं किया। तो ये जो तथ्य हैं ये किसे प्रूफ करना होगा, यानी कि न्यायालय में किसे साबित करना होगा? अभियुक्त को कि अभियोजन को? तो आपका जवाब रहेगा एक्यूट को। तो अब इसके लिए एक एविडेंस की सेक्शन और जोड़ेंगे और वह आप जोड़ेंगे 103। लिख लीजिए। हाँ, विशिष्ट तथ्य। यह एक विशिष्ट तथ्य है, अतः सबूत का भार अभियुक्त पर होगा, माने जो उस विशेष तथ्य को जानता है। ऐसा आपका मॉडल बन रहा है। इसके बाद इधर जो आपका तमाम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपका एक दो और आपका मॉडल बता दिया जाए। एविडेंस में जो सेक्शन 9 से भी बनता है क्वेश्चन, सेक्शन 11 से बन रहा है, सेक्शन 15 से भी बन रहा है। सिद्धांत जरूर याद रखिए, जो सेक्शन 9 से बिहार जे ने बनाया वह ये बनाया कि कौन सी धारा डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कही जाती है, यानी कि आपका छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत, यानी कि एविडेंस की किस धारा में छाता का सिद्धांत समाहित है, छतरी का सिद्धांत समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 9। अब इसके बाद अगर जैसे ही सेक्शन 9 आप कहते हैं, हो सकता है कि ये पूछ ले कि क्यों इसे डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि सेक्शन 9 में, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में सबसे अधिक 9 तथ्यों को रेलेवेंट बनाया गया है, यानी कि सबसे अधिक फैक्ट सेक्शन 9 में ही सुसंगत बनाए गए हैं। अतः इसलिए ज़्यादातर तथ्यों को सुसंगत बन, इतना लंबा नहीं खींचना है, शॉर्टकट में बताया जाएगा। एक लाइन बता सकते हैं कि सबसे अधिक तथ्य सुसंगत होने के कारण इसे डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन 11 से ज़्यादा बनता है, चूँकि एविडेंस की धारा 11 में तमाम नियम, कायदे और सिद्धांत समाहित हैं, अतः सेक्शन 11 से वर्तमान समय में हर एक आयोग लगभग क्वेश्चन बना रहा है। एविडेंस की धारा
तो 11 में देखिए मॉडल इस समय क्या आ रहा है, मैंने ऐसे ही मॉडल से पढ़ना है। बेयर एक्ट तो भाई सभी लोग पढ़े हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है बेयर एक्ट के अलावा जो मैं बता रहा हूँ। मैं बेयर एक्ट नहीं बता रहा हूँ अभी, बेयर एक्ट तो जानना ही है। बेयर एक्ट के अलावा एक कदम आगे भी जानना है, जो वर्तमान में आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो 11 पर आपका जो बिहार जे में पूछा गया था वो पहले बताया जाए कि लायर्स पैराडाइज, यानी कि वकीलों का स्वर्ग एविडेंस की कौन सी धारा है। तो आपका जवाब रहेगा 11, लायर्स पैराडाइज। इंग्लिश वर्जन भी लिखते रहिए चाहे तो भाई, क्योंकि ज़्यादातर भाई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे और आपको हिंदी में जवाब दे सकते हैं, लेकिन मिक्स ही पूछे जा रहे हैं आजकल। अब ये हैं बताया जाएगा आगे, अभी पहले मॉडल निकाला जाए। इस पर दूसरा क्वेश्चन बिहार जे में ही पूछा गया, और वह ये पूछा गया, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वह ये पूछा गया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये किस धारा में ये प्रिंसिपल समाहित हैं। यानी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11। फिर आपका तीसरा नंबर पर पूछा जाता है एविडेंस की कौन सी धारा रेलेवेंसी के बारे में रिजुडियरी प्रावधान करती है, अवशेषी प्रावधान करती है, अवशिष्ट प्रावधान करती है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11। अवशेषी पूछे तब भी। फिर आपका पूछा जाता है किस धारा में सुसंगतता का आधार ही विसंगतता या असंगतता है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11, सुसंगतता का आधार ही विसंगतता है। बताया जाएगा आगे क्यों है। फिर लास्ट में क्वेश्चन बनता है कि संभावनाओं की धारा कौन है, यानी कि पॉसिबिलिटी की धारा। तो संभावनाओं की धारा पूछ ले तो 11 ही मारना है। फिर संभावनाओं किस सेक्शन के तहत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11 को। एक और क्वेश्चन सेक्शन 11 से आपका हाँ? ये संभावनाओं की धारा माने अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य, दो शब्द उसमें यूज किए गए हैं, उसको डिटेल में हम बताएंगे आगे। अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य। और अंतिम आपका है इसमें प्ली ऑफ एलिबाई। ये तो भाई ये अभी पहले लिखवाना चाहिए, लेकिन लास्ट में है आपका प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र होने का अभिवाक। अन्यत्र होने का अभिवाक। जैसे कि इसी प्रकार आपका सेक्शन आपका 15 से क्वेश्चन इस समय बन रहा है ब्राइड इन बाथ। ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत। ब्राइड इन बाथ, बाथ नहाना, ब्राइड इन बाथ, ये एक नया क्वेश्चन इस समय आ रहा है। और ब्राइड इन बाथ मतलब कि टब में दुल्हन, हाँ वो दुल्हन वाला है। जैसे कहावत भी कही जाती है भाई कि जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो जैसे श्रीदेवी आपका टब में ही मर गई, उसी प्रकार यहाँ भी अभियुक्त विवाह करता था, अपनी पत्नियों को स्नान माने टब में भेजता था स्नान करने के लिए,
वहीं मार देता था और ये कहता था कि स्नान करने गई और टब में डूबकर मर गई। 2 कांड किया था। उसके बाद आपका तो आगे बताया जाएगा, लेकिन आपका टब में दुल्हन यानी कि एक जैसा ही कार्य था और इसलिए धारा 15 के तहत रेलेवेंट बनाया गया। तो आगे इस केस को डिटेल में हम बताएंगे केस सहित। यानी कि आपका इसके बाद आपका परीक्षा के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आगे बताया जाएगा। जो नया क्वेश्चन आ रहा है कंपेल्ड विटनेस पर आ रहा है। कंपेल्ड विटनेस, कंपेल्ड विटनेस माने विवसनीय साक्षी, विश्वसनीय नहीं, विवसनीय। विवसनीय का मतलब हुआ मजबूर किया हुआ गवाह, बाध्य किया हुआ गवाह, कंपेल्ड विटनेस। ये क्वेश्चन आपका माने वर्तमान समय में पूछा गया था। कंपेल्ड, अब अगर ये पूछे कि कंपेल्ड विटनेस कहाँ है, तो भाई आपका अच्छे से जवाब होना चाहिए, लिख लीजिए उसको। वन एविडेंस की धारा 147 इसके बाद 165 हाँ, तो 147 ने 8 लिखे हो, देखिए 148, 148 है ना। एक और सेक्शन है भाई, देखिए हाँ 132 लिखिए, 4 सेक्शन लिखिए। फिर से एक बार देखिए 147, 148, 132, 165, 165 एविडेंस। इसमें जो आपका माने ज़्यादा गौर से पढ़ना है थोड़ा, वो हम बता दें। 132 पढ़ना है और 132 से थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है और तमाम जगह से उसको अगर कोई गवाह उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, उत्तर नहीं देता तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी आपका सीआरपीसी इत्यादि से जोड़कर पढ़ना है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 349 को कोरिलेट करके पढ़ना है कि उत्तर देने के लिए बाध्य था, उत्तर नहीं दिया, तो भाई कोरिलेशन आपका जरूरी है। इसके बाद आपका जो इस समय यानी कि बिहार में ज़्यादा लोगों से पूछा भी गया था, एक रेस जुडिकेटा। ये इस समय जो भी कारण हो आपका कोरिलेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है और जब भी आपको पढ़ाया जाएगा कोरिलेशन की बातें हर हाल में आपको माने वहीं सभी कानूनों का कोरिलेशन आपका करा दिया जाएगा। तो जो बिहार आयोग ने ज़्यादा लोगों से इस बार पूछा कि रेस जुडिकेटा आपका कहाँ कहाँ दिया गया है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि जहाँ जहाँ रेस जुडिकेटा का प्रावधान है, प्रांग न्याय का, कम से कम कानूनी तौर पर धारा अलग अलग याद करके जाइए। तो आपका पहले सीपीसी बताइएगा, मैंने जब भी पूछे जो भी बताइए, वैसे भाई आपका सीआरपीसी से उठाया था, तो सीपीसी में सेक्शन 11 और सेक्शन 13 यानी कि सीपीसी में धारा 11 और धारा 13। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर 2 सेक्शन आप कैसे बता रहे हैं, तो आपका जवाब रहेगा कि सेक्शन 11 के तहत भारतीय न्यायालय के निर्णय कब रेस जुडिकेटा का काम करेंगे ये बताया गया है, जबकि धारा 13 के तहत
विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय कब रेस जुडिकेटा का काम करेंगे। तो एक एक बस लाइन लिखिएगा, भारतीय न्यायालय, बस इतना ही ताकि आपको समझ में आ जाए। 11 और विदेशी न्यायालय पूछे तो आपका 13। इसके बाद आपका पूछा गया था सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 300 का क्लाज 1 में रेस जुडिकेटा समाहित हैं। इसके बाद आपका पूछा गया था एविडेंस, माने कोरिलेट करके बताना, हर एक जगह पूछे तो एविडेंस की धारा 40 यानी कि 40 बताएंगे। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा, तो आप 40 बताएंगे। फिर आपका जाएगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 20 का क्लाज 2 को बताएंगे, यानी कि अनुच्छेद 20 का खंड 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे खतरे से संरक्षण। इसके बाद आपका एक और आपको कोरिलेट करना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर माने संविधि कहा जाता है, के चार्टर के अनुच्छेद 38(1)(c), 38 फिर कोष्ट में 1 फिर कोष्ट में C में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है। यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला भाई, एक ही 2 पॉइंट तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और तो सभी लोग जानते हैं जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया गया। तो इस प्रकार क्या क्या पूछा जा सकता है, सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो आगे बताया जाएगा। कभी काल आपका इतिहास से भी पूछ ले रहा है। इसी प्रकार आपका आईपीसी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि आईपीसी आपका काफ़ी भारी भरकम है, आपका संविधान भी, तो आईपीसी में पहला क्वेश्चन तो यहीं पूछ लिया गया था यूपी में भी कि आईपीसी कैसी विधि है। तो आईपीसी आपका जनरल लॉ है क्रिमिनल मामलों का, कि स्पेशल लॉ है कि लोकल लॉ है, ये क्वेश्चन आया था। यानी कि आईपीसी सामान्य विधि है कि विशेष विधि है कि स्थानीय विधि, ये यूपी में पूछा गया था। तो जब भी आपका पूछा जाए तो आईपीसी आपराधिक मामलों की एक आपका सामान्य विधि है। जनरल लॉ बताइएगा सामान्य विधि। इसके बाद आपका जो भाई कुछ अपराध भी पूछे जाते हैं, तमाम चीज़ें आपका प्राइवेट डिफेंस से भी क्वेश्चन बनता है, तमाम चीज़ों से क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन कुछ अंतर भी बनते हैं और ज़्यादातर अटैक किया जाता है 299 और 300 में। यानी कि आईपीसी की धारा 299 और 300 में क्या अंतर है। देखिए मेंस में अंतर बहुत व्यापक लिखा जाता है और ज़्यादातर वही लोग लिखते हैं अंतर जो आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविज ने अंतर बताया। लेकिन ये इंटरव्यू है, आपको कॉपी नहीं भरनी है, बल्कि आपका कह सकते हैं कि एक लाइन में अंतर बताना है, यानी कि पंचौरा ज़्यादा न करके, कॉपी नहीं भरनी है, एक लाइन 2 लाइन में। तो जो सटीक अंतर हैं
वह लिख लीजिए। ज्ञान और आशय और ज्ञान की मात्रा में अंतर है। यही बताइएगा अंतर। इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा में अंतर है, यानी कि आशय और ज्ञान की मात्रा को लेकर अंतर है। भाई ये नहीं कि आपका बताने लगेगा बेरक, फिर मैं बता दूं। यूपीएपीओ में भी आपका ये क्वेश्चन जाते ही 2-3 लोगों से पूछा गया और लगातार उनको रटवाया जा रहा था, ये क्वेश्चन किए बताइएगा। और जैसे ही उन्होंने ये बताया उसके बाद अंतर आगे नहीं पूछा, फिर क्वेश्चन दूसरा पूछा। तो इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा में अंतर है, यानी कि अगर आशय या ज्ञान की मात्रा थोड़ा अप है तो वह मर्डर, और थोड़ा डाउन है तो वह मर्डर की कोट में न आने वाला आपका आपराधिक मानवबद्ध होगा। अब कब थोड़ा अप हो गई और कब डाउन हो गई ये निकालना मुश्किल है। ये प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर क्या करता है, निर्भर। ये पहले से डिसाइड नहीं है और इसीलिए इसको निकालना मने आसान काम नहीं है। ये आपका मने ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर वो तो आपका जो एक और मॉडल इस समय बन रहा है कि महिलाओं के प्रति जो ऑफेंस हैं वे कौन कौन से हैं। भाई उसको एक जगह एकत्र करवाया जाएगा, तमाम धाराएं जोड़ी गई हैं। महिलाओं के प्रति जो ऑफेंस हैं किन किन धाराओं में है, जो केवल महिलाओं के प्रति हो सकता है, ये मॉडल आप निकालेंगे। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि कुछ समस्या भी पूछी जाती हैं और आपका जो समस्या देखेंगे वो एक सेक्शन 2, 3, 4 यहाँ से एक दो समस्या पूछी जा रही हैं वर्तमान में, यानी कि भारत के भीतर अपराध और भारत के बाहर अपराध। तो आपका इंट्रा टेरिटोरियल रहेगा तो 2 और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तो 3 और 4। यहाँ आपका नया मॉडल ये बन रहा है कि सेक्शन 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, तो इसको भी हम बताएंगे डिटेल में। सेक्शन 3 और 4 में अंतर क्या है, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है आईपीसी में। इसके बाद तो कुछ परिभाषाओं से बन जाता है। इसके बाद आपका जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है, समस्या बना देगा और ये पूछेगा कि क्या इसने चोरी किया कि नहीं। जैसे कि टिकट वाली समस्या बना दिया, आपका छाता वाला कभी समस्या बना दे रहा है, कभी पैर से पैसा दबा दिया वो समस्या, कभी पड़ा हुआ माल पाने वाली समस्या। यानी कि वर्तमान में कुछ समस्या बनाया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि कौन अपराध हुआ, तो भी सतर्क रहना है। एक दो और समस्या बन रही हैं, जैसे कि आपका मृत व्यक्ति को मारना, यानी कि एक व्यक्ति पहले से मर गया है और आप नहीं जानते कि वो मरा है, जाकर गोली मार देते हैं और पता लगता है कि गोली लगने से पहले ही ये क्या हो गया था, मर गया था। तो कौन सा अपराध हुआ, एक ये समस्या। इसके बाद आपका जो अंधा कानून फिल्म बनी है उस पर समस्या पूछी जा रही हैं, यानी कि जो आपका शरीर संबंधी अपराधों में और संपत्ति संबंधी अपराधों में जो समस्यात्मक क्वेश्चन भी आते हैं उसको भी कुछ समस्याओं को एक जगह मैं एकत्र करवा दूंगा जो आपका टेक्निकल और नई नई है। तो इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि भाई आज का क्लास समाप्त किया जाता है, क्योंकि क्लास भी चलानी है 10 बजे से आपका। तो आपका कल सोमवार से और
आपका समय बढ़ाया जाएगा। कल अभी वहीं आपका 9 बजे ही आइए, यानी कि कल आपका 9 बजे ही आना है। अभी आपका माने रेगुलर बैच में सीआरपीसी चल रही है, बैठना हो तो भाई बैठ सकते हैं, 15 मिनट बाद अभी चलेगा। सीआरपीसी में 164 पढ़ा गया था, 164 ए से शुरू होगा। तो आप नहीं तो कल आपका ये आईपीसी हो गया, फिर एक बार थोड़ा सीआरपीसी में मॉडल बना दिया जाए और संविधान में, तब आपका कल संविधान